Namaste all friends and welcome to you my YouTube channel Lab Science Education. This video I am talk about the sexual reproduction in bryophyte. तो फ्रेंड्स ब्रायोफाइट में लैंगिक जनन पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकांश जो प्रश्न हैं ये लैंगिक जनन से पूछे जाते हैं। तो अब मैं पुनः बात कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक वास्तविक लैंगिक जनन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो ऐसा जनन जिसमें मियोसिस व फर्टिलाइजेशन यानी अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की घटनाएं यदि स्पष्ट रूप से घटित होती हैं तो उसे हमने वास्तविक लैंगिक जनन कहते हैं। यदि इनमें से कोई सी भी एक घटना वास्तविक रूप से घटित ना हो तो उसे हम वास्तविक लैंगिक जनन नहीं कहते। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे ब्रायोफाइट पर लैंगिक जनन के बारे में कि ब्रायोफाइट पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वो विषम युग्मकी ओगैमस टाइप का होता है। यहाँ ओगैमस टाइप से अर्थ है कि इन पादपों में जो गैमेटों का निर्माण होता है, ये गैमेट जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ मॉर्फोलॉजी से मेरा अर्थ है कि मेल गैमेट्स जो होता है ये साइज में छोटा होता है, जबकि फीमेल गैमेट जो होता है ये साइज में मेल गैमेट की तुलना में बड़ा होता है। तो इस प्रकार ये आकृति में भिन्न होते हैं तथा फिजियोलॉजी में भी भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। और इससे भिन्नता के कारण ये युग्मक जब जनन में भाग लेते हैं तो ऐसे लैंगिक जनन को हम विषम युग्मकी टाइप का लैंगिक जनन कहते हैं। ब्रायोफाइट पादपों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। यानी ये एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ब्रायोफाइट पादपों में प्लांट जो होते हैं ये मोनोसियस अथवा डायोसियस होते हैं, यानी दोनों प्रकार के पादप होते हैं। कुछ मोनोसियस भी होते हैं और कुछ पादप डायोसियस भी होते हैं। मोनोसियस से मेरा अर्थ है कि यहाँ मोनोसियस जो प्लांट हैं ऐसे पादप जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एक ही थैलस पर स्थित होते हैं तो उसे हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं। ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एक ही थैलस पर पाए जाने के कारण ये आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, इसलिए हम इन्हें होमोथैलिक पादप भी कहते हैं। जबकि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो डायोसियस होते हैं, और डायोसियस टर्म का अर्थ है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का निर्माण अलग अलग थैलस पर होता है। अलग अलग थैलस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के निर्माण होने के कारण ये जेनेटिकली डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन नर जनन अंग जो होता है, इस नर जनन अंग को एंथ्रीडिया व फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को आर्किगोनिया कहते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है कि एंथीडिया का डेवलपमेंट, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो एंथीडिया होता है इसका जो विकास होता है ये थैलस की डोर्सल सतह पर स्थित एक सुपरफिशियल सेल से होता है। मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि कोई भी जो थैलस है ये इस प्रकार थैलस की संरचना होती है, और इस थैलस की संरचना में जो एयर की तरफ वाली जो सतह होती है इसे हम डोर्सल सतह कहते हैं, और जो रिजॉइड्स या सबस्ट्रेट की तरफ चिपकी हुई जो सतह होती है उसे हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का जो निर्माण है ये थैलस की डोर्सल सतह यानी एयर वाली जो सतह होती है उस पर शीर्ष भाग यानी थैलस का ये शीर्ष भाग है, और इस शीर्ष भाग से एक दो कोशिका पीछे एक सिंगल सुपरफिशियल सेल होती है, एक पृष्ठीय कोशिका होती है, और इस पृष्ठीय कोशिका से संपूर्ण एंथीडिया का क्या होता है, निर्माण होता है। ये सुपरफिशियल सेल है और इस सेल को ही हम एंथीडियल इनिशियल सेल कहते हैं, और ये वो सेल होती है जो संपूर्ण एंथीडिया का निर्माण करती है। ये सेल अन्य कोशिकाओं की ये सेल अन्य समीपवर्ती कोशिकाओं से साइज में बड़ी व सघन जीवद्रव्य वाली होती है। इस प्रकार हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है एंथीडिया की जो संरचना होती है
ये सैब्रंथ मल्टीसेलुलर राउंडेड गदाकार अथवा दीर्घवृत्तीय होती है। यानी एंथीडिया जो होती है इसमें व्रंत पाया जाता है और ये व्रंत वह संरचना होती है जो कि एंथीडिया को मेल गैमेटोफाइट प्लांट से जोड़ने का कार्य करती है। ये एंथीडिया बहुकोशिकीय होती है, गोल भी हो सकती है, कुछ पादपों में गदाकार होती है और दीर्घवृत्तीय संरचना के रूप में भी ये पाई जाती है। जैसा कि मैं आपको इस चित्र में दिखा पा रहा हूँ कि इसमें स्टाल सेल पाई जाती हैं। ये स्टाल सेल जो होती हैं ये व्रंत का निर्माण करती हैं और ये व्रंत ही एंथीडिया को गैमेटोफाइट प्लांट से जोड़ने का कार्य करते हैं। इस एंथीडिया में बाहर की तरफ स्टरलाई कोशिकाओं की बंद कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। मैं बंद कोशिकाओं के बारे में बता दूं कि बंद कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती। तो इन बंद कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है जिसे हम जैकेट कहते हैं और इस जैकेट के अंतर्गत जनरेटिव सेल कोशिकाओं पाई जाती हैं। इनकी संख्या अत्यधिक होती है जिन्हें हम एंड्रोसाइट सेल कहते हैं और ये एंड्रोसाइट सेल डेवलपमेंट में जाती हैं और डेवलपमेंट में जाकर के अनेक परमाणुओं का निर्माण करती हैं। अर्थात एक एंड्रोसाइट जो सेल होती है ये लगातार डेवलपमेंट कर एक परमाणु का निर्माण करती है जिसे हम एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हैं और ये एंथ्रोजॉइड्स जो होता है मेल गैमेट के रूप में कार्य करता है। एंथ्रोजॉइड जो होता है मेल गैमेट्स के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार अनेक एंड्रोसाइट कोशिकाओं के द्वारा यहाँ अत्यधिक संख्या में एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण किया जाता है। ये जो एंथ्रोजॉइड्स प्राप्त होता है ये एंथ्रोजॉइड्स जो होता है बाईफ्लैजिलेटेड होता है। यानी इसमें द्विकशाभिकी संरचना होती है द्विकशाभिकी होती है। दो कशाभ की उपस्थिति कारण ये वाटर में मूवमेंट कर सकता है, इसलिए ये मोटाइल भी होता है। तो प्रत्येक परमाणु जो होता है मोटाइल होता है और बाईफ्लैजिलेटेड संरचना होती है। परमाणुओं को आर्किगोनिया तक पहुंचने के लिए जल की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। यानी आर्किगोनिया तक पहुंचने के लिए इनको मूवमेंट के लिए जल की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। आई एम विल बी चेंज द पेज। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन आर्किगोनिया होती है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन आर्किगोनिया का विकास भी एंथीडिया के समान स्त्रीधानी का जो विकास है ये भी थैलस की अपाक्ष सतह डोर्सल सतह पर स्थित एक सुपरफिशियल सेल पृष्ठीय कोशिका से ही होता है। यह कोशिका भी थैलस के शीर्ष कोशिका के कुछ निकट ही स्थित होती है। शीर्ष भाग जो होता है उसके पास ही होता है जिसे हम आर्किगोनियल इनिशियल सेल कहते हैं और ये आर्किगोनियल इनिशियल सेल लगातार डेवलपमेंट में जाकर के पूरी की पूरी आर्किगोनिया का निर्माण करती है। यह कोशिका भी अपनी अलग आइडेंटिटी बनाए रखती है, अर्थात ये समीवर्ती कोशिकाओं से साइज में बड़ी व सघन प्रोटोप्लाज्म वाली होती है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट कैरेक्टर में आर्किगोनिया की संरचना। तो आर्किगोनिया जो होती है ये बंद कोशिकाओं के आवरण से घिरी हुई एक फ्लास्क सदृश बहुकोशिकीय संरचना होती है। यानी बंद कोशिकाओं एंथीडिया के समान इसमें भी बंद कोशिकाओं से एक आवरण पाया जाता है जिसे जैकेट कहते हैं और इसकी आकृति फ्लास्क के समान होती है और एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। जैसा कि मैं आपको इस चित्र में बता पा रहा हूँ कि इसमें सबसे नीचे स्टाल्क सेल पाई जाती हैं, व्रंत कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये व्रंत कोशिकाएं संपूर्ण आर्किगोनिया को फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट से जोड़ने का कार्य करती हैं और इन स्टाल्क सेल के ऊपर आर्किगोनिया पाई जाती है और ये आर्किगोनिया जो होती है फ्लास्क जैसी आकृति की होती है। इसके चारों ओर बंद कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है और इस बंद कोशिकाओं के आवरण को ही हम जैकेट कहते हैं। ये जनन में भाग नहीं लेती, ये कोशिकाएं जो होती हैं रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती हैं। अब इसकी पूरी संरचना को आगे दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है वेंटर रीजन। यह है वेंटर रीजन जो होता है आर्किगोनिया का आधारी फूला हुआ भाग होता है। आधारी फूला हुआ भाग वह भाग है जो कि गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ होता है। इस आधारी फूले हुए भाग में एक आधार की तरफ बड़ी साइज की एक्सेल पाई जाती है और ये एक्सेल जो होती है फीमेल गैमेट के रूप में कार्य करती है और इस एक्सेल के ऊपर एक सेल और पाई जाती है जिसे हम वेंटर कैनाल सेल भी कहते हैं, बीसीसी सेल कहते हैं। तो इस वेंटर वाले पार्ट में दो सेल पाई जाती हैं, एक
वेंटर कैनाल सेल होती है और दूसरी एग सेल होती है, और ये एग सेल ही फीमेल गैमेट के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो नेक रीजन होता है। यह नेक रीजन जो होता है वेंटर रीजन के ऊपर पाए जाने वाला एक दीर्घित भाग होता है, जिसमें 4 से 6 नेक कैनाल सेल पाई जाती हैं। ये नेक कैनाल सेल जो होती हैं फर्टिलाइजेशन के समय डिजनरेट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ये है कि निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, यानी इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए जो जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि एंथीडिया के द्वारा स्पर्मों को एंथ्रोजोइट्स को रिलीज कर दिया जाता है और ये आर्किगोनिया तक जल के माध्यम से ही मूवमेंट करते हैं, इसलिए इनको जल की आवश्यकता होती है। यद्यपि वेंटर रीजन में अनेक परमाणु प्रवेश करते हैं, यानी अनेक जो परमाणु हैं ये आ जाते हैं, आने के बाद इसमें आर्किगोनिया के वेंटर रीजन में अत्यधिक संख्या में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अंड से केवल एक परमाणु ही संश्लेषित होकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट एक द्विगुणित संरचना होती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन के पश्चात रेस्टिंग फेज एब्सेंट होती है, अर्थात इनमें सुप्तावस्था जो होती है ये अनुपस्थित नहीं पाई जाती और जाइगोट निषेचन के तुरंत पश्चात ही विभाजन करना प्रारंभ कर देते हैं। जाइगोट का प्रथम विभाजन जो होता है, मैं आपको बता दूं कि ये एक जाइगोट है और जाइगोट का जो प्रथम विभाजन होता है ये ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स भित्ति के द्वारा होता है। और ट्रांसवर्स भित्ति के अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक होती है आउटर सेल बनती है और दूसरी जो होती है ये आउटर सेल बाहर की तरफ होती है और दूसरी जो होती है इनर सेल बनती है जो कि अंदर की तरफ होती है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि जो आउटर सेल होती है बाहर की तरफ जो सेल होती है यही सेल लगातार डिवीजनों में जा कर के स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करती है या भ्रूण का डेवलपमेंट करती है, इसलिए हम इसे एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इस भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है ये भी स्त्री धानी में ही होता है, यानी स्त्री धानी के अंतर्गत फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि सर्वप्रथम भ्रूण का बनना इस पादप जगत का मुख्य लक्षण है, यानी सबसे पहले जो भ्रूण बना था ये ब्रायोफाइट पादपों में बना था। ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो आपको याद रखना है, यानी पादपों में सबसे पहले भ्रूण का निर्माण ब्रायोफाइट पादपों में हुआ था। एम्ब्रियो के नेक्स्ट कैरेक्टर है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से स्पोरोफाइट बनता है, यानी ये एम्ब्रियो फिर डेवलपमेंट में जाता है, डेवलपमेंट में जाकर के स्पोरोफाइट बनाता है जिसे हम स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। ये स्पोरोगोनियम जो होता है रिजल्ट स्टेम एंड लीफ में विभेदित नहीं होता है, ना तो इसमें रिजल्ट्स पाए जाते हैं, ना ही स्टेम होता है, ना ही इसमें लीफ पाई जाती हैं। इन सभी का अभाव होता है और यह पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है, अर्थात इसमें क्लोरोफिल की अनुपस्थित पाई जाती है, इसलिए अपने भोजन के लिए भी युग्मकोद्भिद पर ही आश्रित होता है। स्पोरोफाइट प्लांट जो होता है ये फुट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है, इन 3 भागों में विभेदित होता है, जिसमें फर्स्ट में बात कर रहा हूँ फुट। यह जो होता है स्पोरोफाइट का आधारीय भाग है जो गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है या गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट को जोड़ने का कार्य करता है। सेकंड है सीटा, यह कैप्सूल को फुट से जोड़ता है, यानी कैप्सूल एवं फुट के मध्य का पार्ट है। थर्ड है कैप्सूल, यह स्पोरोगोनियम का सबसे महत्वपूर्ण फूला हुआ भाग होता है जिसमें 2n स्पोर मदर सेल्स उपस्थित होती हैं। ये स्पोर मदर सेल्स सूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉइड स्पोरों को बनाती हैं, अगुणित स्पोरों के बनाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है इस समूह के सभी जो सदस्य होते हैं ये होमोस्पोरिक होते हैं। होमोस्पोरिक से अर्थ है इनमें समान आकार व अमाप के बीजाणु पाए जाते हैं, यानी सभी बीजाणुओं की आकार और अमाप जो होता है वो सेम होता है। स्पोर का निर्माण होने के बाद इन स्पोरों का जो विमोचन है ये कैप्सूल की भित्ति के टूटने से होता है, यानी जब स्पोर मैच्योर हो जाते हैं, बन चुके होते हैं, तो कैप्सूल की भित्ति सिरे से शीर्ष भाग से टूट जाती है और टूट करके इन स्पोरों को रिलीज कर देती है। ये जो स्पोर होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं और इनका प्रकीर्णन जो होता है ये वायु के द्वारा होता है।
स्पोरों में अपना खुद का मूवमेंट नहीं पाया जाता, ये एयर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। और लास्ट में मैं बात कर रहा हूं कि अनुकूल परिस्थितियों में ये जो स्पोर हैं ये जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, लेकिन इनमें जर्मिनेशन का जो तरीका है ये अलग अलग पादपों में डिफरेंट पाया जाता है। यानी स्पोरों का जर्मिनेशन होकर दो प्रकार से गैमेटोफाइट प्लांटों का निर्माण करते हैं। फर्स्ट है फिलामेंटस जर्म ट्यूब, यानी तंतुकीय जनन नाल का निर्माण करते हैं। स्पोर जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट करके तंतुकीय जनन नाल का निर्माण करेगा। ये तंतुकीय जनन नाल डिवीजन में जाएगी और डिवीजन में जाकर के नए थैलस का क्या करती है, निर्माण करती है। इस प्रकार का जो जर्मिनेशन है ये लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में पाया जाता है, जबकि सेकेंड टाइप इसका जो है ये विकसित ब्रायोफाइट जैसे मॉस में पाया जाता है। इनमें क्या होता है कि स्पोर का जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन से पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा बनता है। ये प्रोटोनेमा लगातार डिवीजनों में जाता है, डिवीजनों में जाकर के बड़ कलिका का निर्माण करता है। ये कलिकाएं जो होती हैं गैमेटोफोर का मान करती हैं और ये गैमेटोफोर फिर गैमेटोफाइट प्लांट का निर्माण करती हैं। तो ये पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित पूरे कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ इसमें एक बार संपूर्ण ब्रायोफाइट पादपों के जीवन चक्र को मैं मेरे शब्दों में एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये डायग्राम या ब्रायोफाइट पादपों का जो संपूर्ण जीवन चक्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपको हाथ से बना करके लिखना है और लिख करके पूरा याद करना है, जो आपको आगे प्लांटों की स्टडी में अत्यधिक उपयोगी होगा। तो आजा तो फ्रेंड्स मैं फिर बात कर रहा हूँ एक बार कि ब्रायोफाइट पादपों में जो जीवन चक्र होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। इसमें फर्स्ट जो मेन प्लांट होता है वो गैमेटोफाइट प्लांट होता है, यानी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। ये मेन प्लांट बॉडी जो होती है ये रिजॉइड्स मेन एक्सिस एंड लीफ में डिफरेंटेड होती है, विभेदित होती है। इसमें रिजॉइड्स पाए जाते हैं जो किसी पादप को गैमेटोफाइट पादप को आधारी सतह से चिपकाए रखते हैं। मध्य में मेन एक्सिस पाई जाती है और इस एक्सिस पर लीफ पाई जाती है, यानी पर्णिल नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये गैमेटोफाइट हरे रंग का होता है, अर्थात इसमें क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ये अपना जीवन यापन स्वयं कर लेता है और यही पादप डोमिनेंट पादप के रूप में पाया जाता है। ये पादप पहले कायिक वृद्धि करता है और कायिक वृद्धि करने के बाद ये रिप्रोडक्शन फेज में जाता है, अर्थात जनन की अवस्था में जाता है। और जनन की अवस्था में जब ये जाता है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीडिया और आर्किगोनिया का निर्माण करता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव एंथीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया का निर्माण करेगा। यहाँ पर एंथीडिया का जो निर्माण है ये गैमेटोफाइट थैलस के शीर्ष भाग के कुछ पीछे स्थित सिंगल सुपरफिशियली सेल से होता है, एक पृष्ठीय कोशिका से होता है। और इस पृष्ठीय कोशिका को हम एंथीडियल इनिशियल सेल्स कहते हैं। इसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण भी शीर्ष भाग पर स्थित एक दो कोशिका पीछे शीर्ष भाग से एक दो कोशिका पीछे स्थित आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स से होता है। ये आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स से जो होती है साइज में बड़ी होती है और डेंस साइटोप्लाज्म वाली होती है। मैं पुनः फिर बात कर रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कि एंथोजॉइड इनिशियल सेल जो होती है ये एंथोजॉइड इनिशियल सेल लगातार डिवीजनों में जाती है और डिवीजनों में जाकर के संपूर्ण एंथीडिया का निर्माण करती है। यहाँ पर जैसा कि मैं इस चित्र में दिखा रहा हूँ ये एंथीडिया की संरचना है, जिसका ये स्टाल्क वाला पार्ट होता है, ब्रंथ है, जो कि गैमेटोफाइट प्लांट से जुड़ा रहता है। इसके बाहर जैकेट पाया जाता है जो कि स्टरलाई कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और इस आवरण के अंतर्गत एंड्रोसाइट सेल पाई जाती हैं और ये एंड्रोसाइट सेल डेवलपमेंट में जाती हैं। डेवलपमेंट में जाकर के एंथ्रोजॉइड्स का यानी पुमणुओं का निर्माण करती हैं और ये पुमणु जो होते हैं मेल गैमेट का कार्य करते हैं। इसी प्रकार एंथीडियल इनिशियल सेल जो होती है ये एंथीडियल इनिशियल सेल्स लगातार डिवीजनों में जाते हुए आर्किगोनिया का डेवलपमेंट करती है और इस आर्किगोनिया
इसकी जो संरचना है, जैसा कि मैं आपको चित्र में दिखा पा रहा हूँ कि इसमें एक स्टाल्क सेल पाई जाती हैं जो पूरी आर्किगोनिया को गैमेटोफाइट प्लांट से जोड़ने का कार्य करती हैं। ये इसका वेंटर रीजन होता है जिसमें एक एग सेल होती है, जो कि एग सेल जो होती है ये ही फीमेल गैमेटोफाइट का कार्य करती है। ये साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है। इसके ऊपर एक वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है और वेंटर कैनाल सेल के ऊपर नेक रीजन होता है जिसमें नेक कैनाल सेल पाई जाती हैं, जिनकी सामान्यतः ब्रायोफाइट पादपों में संख्या 4 से 6 होती है। तो इस प्रकार इधर फीमेल गैमेट्स का निर्माण हो जाता है। यहाँ एंथीडिया में परिपक्व एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। कई एंथ्रोजॉइड्स निर्मित हो जाते हैं और ये एंथ्रोजॉइड्स परिपक्व होने के बाद एंथीडिया की जो जैकेट सेल हैं ये टूट जाती हैं और टूटने के बाद ये स्पर्म जो होते हैं ये रिलीज कर दिए जाते हैं। स्पर्म के रिलीज होने पर ये स्पर्म वाटर के माध्यम से मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करते हुए ये आर्किगोनिया के सिरे पर पहुंच जाते हैं जहां पर कवर सेल पाई जाती हैं। ये कवर सेल्स टूट जाती हैं और टूटने के बाद स्पर्म के लिए या पुमणुओं के लिए आर्किगोनिया में रास्ता प्रदान कर देती हैं और ये कई स्पर्म इन आर्किगोनिया में उपस्थित नेक कैनाल सेलों को तोड़ते हुए अंदर एंटर कर जाते हैं। अंदर एंटर करने के बाद ये वेंटर कैनाल सेल को भी डिजनरेट कर देते हैं। डिजनरेट करने के बाद अनेक पुमणु इसमें प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन एग सेल को फर्टिलाइज करने का कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता है। तो स्पर्म जो होते हैं आर्किगोनिया में एग सेल को फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर वाटर की आवश्यकता होती है और आर्किगोनिया के द्वारा कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का सीक्रेशन किया जाता है जिससे स्पर्म इसकी ओर आकर्षित होता है। तो इधर एंथ्रोजॉइड जो होता है ये भी अगुणित होता है और एग सेल जो होती है ये भी अगुणित होती है। इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से एक द्विगुणित संरचना जाइगोट का निर्माण करती है और ये जाइगोट जो होता है स्पोरोफाइट कोशिका की मातृ कोशिका के रूप में कार्य करता है। इस जाइगोट में रेस्टिंग फेज यानी सुप्तावस्था अनुपस्थित होती है। तो सुप्तावस्था की अनुपस्थिति के कारण ये तुरंत डिवीजन में जाता है और डिवीजन में जाकर के पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं और उन दो कोशिकाओं में से एक आउटर सेल होती है, दूसरी इनर सेल होती है। आउटर सेल फिर विकास में जाती है और विकास में जाकर के एम्ब्रियो का निर्माण करती है। और ये जो एम्ब्रियो, ऐसे एम्ब्रियो को हमने पहले ही पढ़ा था कि एक्सोस्पेरिक डेवलपमेंट कहते हैं। और ये एम्ब्रियो फिर विकास में जाता है और विकास में जाकर के स्पोरोफाइट प्लांट का निर्माण करता है। ये जो स्पोरोफाइट जो प्लांट होता है ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है। एक फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। फुट जो होता है ये स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट से जोड़ने का कार्य करता है। सीटा जो होता है कैप्सूल और फुट दोनों के मध्य वाला पार्ट होता है, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। और कैप्सूल इसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसमें बाहरी आवरण एक या एक से अधिक कई परतों से मिलकर बना होता है, जिसके शीर्ष भाग पर एक पोर पाया जाता है और इस पोर को ढके हुए एक संरचना होती है जिसे हम ओपर्कुलम कहते हैं। स्पोरों के मैच्योर होने पर ये क्या होता है, खुल जाता है। तो इधर इससे कई प्रतियां कैप्सूल के अंतर्गत स्पोर मदर सेल पाई जाती हैं जिनकी गुणिता जो होती है द्विगुणित होती है और ये स्पोर मदर सेल्स मियोसिस में स्पोरिक मियोसिस में जाती हैं और हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण कर लेती हैं। यानी ये स्पोरिक मियोसिस जो है इस कैप्सूल के अंतर्गत होता है और हैप्लॉइड स्पोरों का निर्माण होता है। हैप्लॉइड स्पोरों के निर्माण के बाद ये कैप्सूल का ओपर्कुलम है यानी शीर्ष छिद्र भाग खुल जाता है। खुलने के बाद ये स्पोरों को रिलीज कर देता है। तो ये जो अवस्था है यहाँ तक ये स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है। नेक्स्ट ये जो स्पोर रिलीज हुए हैं ये वायु के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं और एक कई स्थानों पर पहुंच जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही अनुकूल मौसम आता है, परिस्थितियां आती हैं, जर्मिनेट करते हैं। लेकिन जर्मिनेशन का तरीका भी इनका 2 प्रकार से होता है। यानी ये जर्मिनेट जब करते हैं तो जर्मिनेशन करने पर कुछ पादपों में तो ये स्पोर डायरेक्ट
जर्मिनेट कर गैमेटोफाइट प्लांट बना देते हैं, जैसे कि लिपरवर्ट एंड हॉर्नबर्ट है। जबकि कुछ पादपों में ये जर्मिनेट कर प्राइमरी फोटोनिमा का निर्माण करते हैं, और ये प्राइमरी फोटोनिमा जो होती है ये बड का निर्माण करती है, और बड जो होता है गैमेटोफोर का निर्माण करते हैं। ये गैमेटोफोर गैमेटोफाइट प्लांट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जो मेथड है ये इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है, और ये मॉस प्लांटों में पाया जाता है। ये संपूर्ण ब्रायोफाइट का जीवन चक्र है, जो आपको विशेषतः मुख्य रूप से ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। अब मैं एक छोटे से टॉपिक और बात कर लूँ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट। यानी ब्रायोफाइट जो पादप होते हैं, इन ब्रायोफाइट पादपों में जो जीवन चक्र होता है, इनका जीवन चक्र जो होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का होता है, जिससे इनमें एकांतर रूप से गैमेटोफाइट व स्पोरोफाइट अवस्थाएं पाई जाती हैं, और इसे ही हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। जैसा कि मैं इस चित्र में दिखा पा रहा हूँ कि गैमेटोफाइट जो अवस्था होती है ये स्पोर से स्टार्ट होती है, क्योंकि स्पोर जो होते हैं इनका निर्माण स्पोर मदर सेल ये द्विगुणित होती हैं, और स्पोरिक मियोसिस होता है। मियोसिस के बारे में आप जानते होंगे कि सूत्री विभाजन के द्वारा कोई भी द्विगुणित चीज़ अगुणित चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ अगुणित अवस्था, ये जो स्पोर है अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, और ये स्पोर ही गैमेटोफाइट प्लांट की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करते हैं। यानी यहाँ से गैमेटोफाइट स्टेज प्लांट होती है, और ये स्पोर जर्मिनेट कर गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं। गैमेटोफाइट प्लांट बनने के बाद ये रिप्रोडक्शन में जाते हैं, और रिप्रोडक्शन में जाकर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीडिया आर्किगोनिया का निर्माण करते हैं। एंथीडिया और आर्किगोनिया में मेल और फीमेल गैमेटों का निर्माण किया जाता है। ये सभी अगुणित होते हैं, अर्थात स्पोर से लेकर के मेल और फीमेल गैमेटों तक के निर्माण की पूरी इस अवस्था में सभी कोशिकाएं अगुणित होती हैं, इसलिए इसे हम गैमेटोफाइट प्लांट कहते हैं। तो स्पोर इसकी मात्र कोशिका होती है, और गैमेट्स इसकी अंतिम कोशिकाएं होती हैं, या अंतिम स्टेज की सेल्स होती हैं, अंतिम अवस्था होती है। जब ये गैमेट्स आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है। ये अगुणित गैमेट्स मिले तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। द्विगुणित जाइगोट यहाँ से स्पोरोफाइट अवस्था प्रारंभ होती है, इसलिए जाइगोट को हम स्पोरोफाइट की मात्र कोशिका भी कहते हैं। इस जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, और इस स्पोरोफाइट में कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स जो होती हैं द्विगुणित होती हैं, और स्पोर मदर सेल्स से इसकी लास्ट अवस्था होती है स्पोरोफाइट की। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था जाइगोट, और लास्ट अवस्था जो होती है कैप्सूल यानी संपूर्ण पादप होता है, जिसमें स्पोर मदर सेल्स इसकी लास्ट अवस्था होती है। इस प्रकार ये जो पादप है पहले गैमेटोफाइट के रूप में पाया जाता है, फिर अल्प समय के लिए इसमें स्पोरोफाइट अवस्था पाई जाती है, और ये स्पोरोफाइट अवस्था के बाद में फिर गैमेटोफाइट पाया जाता है। ये क्रम एकांतर रूप से पाया जाता है, इसलिए ही हम इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टेड कि मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आई गया होगा। यदि आपके कुछ भी और कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928639910 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।